जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस की इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 16, 17 और 18 यानी 16 में हम लोग पढ़ेंगे जल एक बहुमूल्य संसाधन, 17 में हम लोग पढ़ेंगे वन हमारी जीवन रेखा और 18 में पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी। यह जो तीनों चैप्टर हैं यह है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से है। तो इन चैप्टर को एक एक करके हम लोग समझेंगे। ऐसे लिख के पढ़ेंगे तो समय अधिक लगेगा, इसीलिए हम लोग पहले लिखे रहेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया दो सुंदर सा विचार है जिसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला विचार है, जो परिवर्तन हम दूसरों में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले खुद में लाएं। और दूसरा है, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी दूसरों का मुंह नहीं देखना चाहिए। और जो महात्मा गांधी जी हैं इनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जल एक बहुमूल्य संसाधन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है कि जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम मात्रा में 50 लीटर यानी 2.5 बाल्टी जल मिल रहा है तो उसे भाग्यशाली समझना चाहिए। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं जल के मात्रा को। अब हम लोग समझते हैं पृथ्वी पर जल। ऐसा माना जाता है कि हमारे पास जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए जल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है जिसके 71% भाग पर जल है, 71% यानी जल है। यह जो जल है यह 2 भागों में है। सबसे पहले है लवणीय जल और दूसरा है अलवणीय जल। या फिर इसको ताज़ा जल कहते हैं। ये जो लवणीय जल है इसका मतलब 71% का इसका परसेंट निकालेंगे तो 97.5% होता है। 97.5% और यह 2.5% में है अलवणीय जल। इसमें से अधिकांश जो जल है वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पर बर्फ के रूप में है। उसके बाद यह जो है कुछ है जो भौम जल के रूप में है। उसके बाद कुछ नदियों में है, कुछ तालाबों में है, कुछ झील में है और कुछ जलवाष्प के रूप में है। अगर इसका क्रम पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ है तो हम लोग क्रम में लिखेंगे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा है महासागर में, उसके बाद है महासागर समुद्र में है, उसके बाद है भौम जल, उसके बाद है नदी, तालाब, झील, उसके बाद है जलवाष्प। ऐसा नहीं है कि आप लोग मार दीजिएगा कि भौम जल से ज़्यादा है नदी तालाब में, ऐसा नहीं होता है क्योंकि भौम जल नदी तालाब और झील से ज़्यादा है। अब हम लोग समझते हैं जल की अवस्थाएं।
जल ऐसे है, तीन अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस यानी बर्फ के रूप में रहता है। जो जल है द्रव्य रूप में भी रहता है, जैसे नदी, तालाब, झील में आप लोग देखते हैं या फिर कुआं में देखते हैं। द्रव्य रूप में मतलब मान लीजिए नदी, तालाब हो गया। और गैस रूप में जब आप जलवाष्प को देखिएगा तो वहाँ पे जो जल रहते हैं वो गैस के रूप में रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग क्यों कहे थे कि हमारे पास जल ही जल है लेकिन पीने के लिए जल नहीं है, क्योंकि जो भौम्य जल है जिससे हम लोग पीते हैं उसका मात्रा एकदम न्यून है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यानी 2.5% यानी 2.5% में जो अलवणीय जल है उसमें से जो पीने वाले जल हैं उसका जो मात्रा है वह है 0.006%। तो आखिर हम लोग जो भौम जल है उसका यूज करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, ऐसा मन में प्रश्न उठता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जल है वह जल चक्र की क्रिया द्वारा पुनः भौम जल के रूप में वह धरती के अंदर चला जाता है और उसके स्तर को बरकरार रखता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि यह धरती के ऊपरी भाग है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और इसके नीचे भौम जल रहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि नदी है, तो यह जो नदी है इस पर सूरज का जो किरण है इस पर पड़ेगा तो जो नदी के जो जल हैं वह वाष्प यानी जलवाष्प बनेंगे और ऊपर जाएंगे। और यह जो पेड़ है वो भौम जल को लेकर के सूरज के रोशनी द्वारा भोजन बनाता है और उस क्षण जो पत्तियों द्वारा जलवाष्प को छोड़ता है यह भी जलवाष्प जा कर के बादल का रूप धारण करते हैं। और यही जो बादल हैं वह बूंद के रूप में बरस करके पुनः यह धरती पर चले आते हैं। इस तरह से जल चक्र की क्रिया पूर्ण होता है और जो जल है पीने वाला जल वह समाप्त नहीं होता है। लेकिन आजकल समस्या ज़्यादा आ रहा है भौम जल को लेकर के कि भौम जल में दिन प्रतिदिन कमी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग समझते हैं। दिन प्रतिदिन जो मनुष्य है उसका जनसंख्या है वह बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जितने भी वृक्ष हैं उसकी अनाधून कटाई हो रहा है। और जो वृक्ष है उसको काट देंगे तो जो जल है वह जलवाष्प नहीं छोड़ेगा वृक्ष और वह बादल का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा और बारिश नहीं होगा तो पुनः जो मिट्टी है उसके अंदर जल की कमी हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण इसका होता है भौम जल की कमी का कारण है पहला बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा इसका कारण है औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति। और तीसरा है कृषि। बढ़ती हुई जनसंख्या, जब जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है तो पेड़ कट रहे हैं, और पेड़ कट रहे हैं और लोग पेड़ के स्थान पर, वो जो जगह बच रहा है उसके स्थान पर भवन बनवा दे रहे हैं, जिसके कारण यह जो भवन है और उस पर जैसे ही बारिश होता है तो पानी यहाँ से आकर के और यह नाले के माध्यम से होते हुए, नदी के माध्यम से होते हुए यह जा कर के सागर में मिल जाता है। दूसरा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हो रहा है तो जो भी उद्योग धंधे में कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो उसमें जल की आवश्यकता होता है, और उसमें जो जल जाते हैं उसके बाद वो जल अपशिष्ट के रूप में, यानी उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं वो मिल जाते हैं, जिसके कारण वो जल जो होते हैं वो पीने लायक नहीं होते हैं। और कृषि, आजकल सरकार बिजली को कृषि के लिए थोड़ा कम मतलब इनकम कर दिया है, जिसके लिए यानी सब्सिडी दिया हुआ है, जिसके लिए लोग हैं वो बोरिंग लगा लेते हैं, और खेत में कम पानी पटाना होता है तो आवश्यकता से अधिक पानी पटाते हैं और पोंटी बना करके पटाते हैं, जिसमें पानी जो होता है वो अधिक खर्च होता है। अब हम लोग समझते हैं जल विवर्तन को, कि आखिर जल विवर्तन क्या है। कि कुछ स्थानों पर, जैसे आप लोग सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है मानसीनराम मेघालय, तो आखिर क्यों होता है इसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मानसीनराम मेघालय में होता है। उसके ऊपर है असम हो गया, आंध्र प्रदेश, मणिपुर हो गया, इधर हो गया गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। और बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश पूछा जाए तो होता है किशनगंज में। अब हम लोग समझते हैं जल प्रबंधन के बारे में, कि आखिर हम लोग जल को कैसे बचाएंगे। तो जल को बचाने के लिए सबसे पहले हम लोग आवश्यकता जितना होगा उतना ही जल का उपयोग करेंगे। आवश्यकता के अनुसार जल का उपयोग। दूसरा है कि हम लोग जो जल है उसमें किसी प्रकार के विषैले पदार्थ को नहीं मिलाएंगे, ताकि वह जो जल है उसका दूसरे काम में भी उपयोग हो जाए। जैसे लोग कपड़ा धोते हैं तो उसमें ज़्यादा झाग हो जाता है, तो वह जो जल है वह बेकार हो जाता है। दूसरा है कि औद्योगिक क्रांति को जो हो रहा है, उन फैक्ट्री को भी इस जल के बारे में जगह जगह है वह तालाब बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, तालाब होगा, मान लीजिए कि यह तालाब होगा, तो जब भी बारिश होगा तो तालाब में जल अधिक इकट्ठे होते हैं। जैसे आप लोग एक गिलास ले लीजिए और एक बड़ा सा छिपा ले लीजिए, और जब देखिएगा बारिश में तो गिलास में कम पानी जमा होगा और छिपा में ज़्यादा होगा, और यह जो तालाब खुदेगा तो इसमें अधिक जल समा जाएंगे
और जो तालाब होते हैं उससे जो जल है वह धीरे धीरे रिश्ते भौम जल है उसमें बढ़ोतरी करता है। और है जल प्रबंधन के लिए कि हम लोग नहरों से भी सिंचाई करें। अगर आपके पास नहर है तो उससे आप लोग सिंचाई करें। और एक और है कि आप लोग ड्रिप सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई एक बार जब हम राजस्थान में गए थे तो वहाँ पे जो ड्रिप सिंचाई है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के जो मिट्टी है वह रेतीली होती है। उस पर जैसे ही पानी पड़ती है तो वह पानी सराखसीन अंदर चली जाती है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है कि जैसे पाइप लगा दिया है और उस पाइप में छेद कर दिया जाता है और उसमें जो होते हैं एक गोल झरना जैसा बांध दिया जाता है और वह घूमते रहता है और जो खेत है उसके फसल तक वो पानी को पहुंचा देता है। और पानी है वह बहुत ही कम लगता है और उससे पानी का बचत बहुत ज़्यादा होता है ड्रिप सिंचाई से। उसके बाद है कि अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। यह रहा इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। अगला अध्याय है वन हमारी जीवन रेखा। सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है। इस पे बहुत सारे घास उगे हुए हैं। मान लीजिए कि यह एक सूरज है यानी सन है। सूरज ने प्रकाश दिया तो यह जो घास है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऐसा हमने पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं। और इस जो घास है इस घास को मान लीजिए कि एक हिरन खा लिया, फिर इस हिरन को एक शेर खा लिया, या फिर यह जो घास है इसको किसी कीट ने खा लिया। कीट को मेढक ने खा लिया, और मेढक को सांप ने खा लिया, और इस सांप को चील ने खा लिया। तो ये जो घास है जिसे स्वपोषी कहा जाता है यह है उत्पादक। क्योंकि यह जो है वह इससे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, या स्वयं भोजन बनाते नहीं है कीट, इसलिए ये सब जो है ये सब है स्वपोषी। और इसे कहा जाता है उपभोक्ता।
और यह जो चील है या फिर यह शेर है, यह जब मरता है, मान लीजिए कि ये चील और शेर जो मर गए तो एक होते हैं अपघटनकर्ता। ऐसे इसमें आते हैं कवक, और जीवाणु। लेकिन आप लोग एक याद कीजिएगा कि इसमें वायरस नहीं आते हैं, क्योंकि वायरस जो होते हैं वह निर्जीव रूप में होते हैं और शरीर में घुसने के बाद सजीव होते हैं। एक कवक है या फिर ये जीवाणु है, इस चील और शेर को अपघटित कर देते हैं, यानी सड़ा गला देते हैं और इसे ह्यूमस बना देते हैं। जब हम लोग मृदा पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कि जो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है उस पर ह्यूमस की परत पाई जाती है, जो बहुत ही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यानी जिस मिट्टी में जितना ह्यूमस होता है वो मिट्टी उतना ही उपजाऊ मानी जाती है। और इसे कहते हैं खाद। खाद्य श्रृंखला। यह जो प्रक्रिया चल रहा है, यानी जो घास है इसको कीट खाया, कीट को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को चील खाया, यह जो है खाद्य श्रृंखला है। और ये चील जो है यह अपघटित हुआ, यानी मर गया, उसके बाद ह्यूमस बना, फिर ह्यूमस से पौधा निकलेगा। ये जो सभी प्रक्रिया चल रहा है उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब हम आपको बतलाते हैं कि एक पेड़ क्या क्या करते हैं। मान लीजिए कि यह एक वृक्ष है, तो सबसे पहले यह जो वृक्ष है, यह जब सूरज उगता है तो इसके जो पत्ते होते हैं वह सुबह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तो वायुमंडल से CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यह सबसे पहले जीवनदायिनी यानी ऑक्सीजन मनुष्य के लिए प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यह जो है फल देते हैं। उसके बाद इनके पत्ते से हमें छाया मिलती है, और यह जब सूख जाते हैं तो इसके टहनियों को काटकर जलावन या फिर मकान भी बनाया जाता है। यानी ये जन्म से लेकर के अंत तक या मनुष्य को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो वन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वन सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है, CO2 को नियंत्रित करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होता है। यह मृदा क्षरण से भी बचाता है, यानी मृदा जो अपर्दन कट जाता है उससे बचाता है, क्योंकि इनके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तीसरा होते हैं यह जो जल चक्र में सहयोग करते हैं, क्योंकि हमने कुछ ही समय पहले पढ़ा है कि जो जल चक्र होता है उसमें इनके जो पत्ते होते हैं और जलवाष्प वातावरण में भेजते हैं, जिनके कारण समय समय पर बारिश होता है। यानी यह जल चक्र की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पेड़ है हमें छाया देते हैं और हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं, और साथ ही यह जो पेड़ है या फिर यह जंगल है, यह अनेक जीवों का आवास भी होता है।
आवास होता है। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, अगर सारे जंगल को काट देंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? ये लोग गांव में आके रहेंगे। जैसे अब घटना आया था अरावली पर्वत को काटने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, राजस्थान में से लेकर उधर हरियाणा, दिल्ली, ये सब, और कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं जो अरावली पर्वत में आते हैं। अगर इस अरावली पर्वत को काट दिया जाता तो जो बारिश आता वह सीधे इस रेत पर पड़ता और रेत से सीधे एक बार अंदर चला जाता, जिसके कारण यहाँ भौम जल में भी समस्या आता। और यहाँ पे जो वृक्ष हैं वह बादल का निर्माण करते हैं, और जो बादल है इस पर बरसते हैं तो यह जो पहाड़ है इसका क्षेत्र बड़ा होता है, और क्षेत्र बड़ा है तो पानी इस पहाड़ पे पड़ता है तो अधिक समय तक जमा होता है, जिसके कारण वहाँ जो है भौम जल की समस्या नहीं आता है और वहाँ से राजस्थान के लोगों का जीवन भी चलता है। तो सरकार पता नहीं कैसे कैसे नियम बनाती है। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 18 अध्याय यानी अपशिष्ट जल की कहानी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 यानी 10 वर्ष जीवन के लिए जल इस पर कार्यक्रम चलाए थे और लोगों को इसके प्रति जागरूक किए थे। दूषित जल के कारण है कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, जीवाणु, अन्य सूक्ष्मजीव। आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं। अब है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। इसके उपचार के लिए भौतिक है, रासायनिक है और जैविक है। भौतिक में सबसे पहले है साल्का छन्नी। साल्का छन्नी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जल प्रवाह हो रहा है और उसमें बहुत सारे अवशिष्ट मिले हुए हैं। जैसे हम लोग पॉलीथीन या कोई चीज़ है उसमें फेंक देते हैं तो एक यहाँ पे लोहा के ग्रिल लगा रहता है, और इससे जैसे ही प्रवाहित होता है तो ये जो लोहा के ग्रिल हैं बड़े से जो भी होते हैं प्लास्टिक या फिर कोई मवेशी, उसको छान करके बाहर कर देता है। उसके बाद यहाँ से यह जल प्रवाहित होता है और यहाँ से होता है ग्रिड और बालू अलग करने की टंकी होता है। यहाँ से जब जल प्रवाहित होता है तो इसके जो वेग है इसको धीमा कर दिया जाता है, जिसके कारण इसके जो भी बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, पत्थर हो गए, बालू हो गए, वो सब नीचे जमा हो जाते हैं तल्ली में। और इसके बाद यहाँ पर भी एक गेट लगा रहता है और यहाँ से ये जल ऊपर जा कर के यहाँ से प्रवाहित होते हैं। उसके बाद जल अपमथित में जाता है। अपमथित क्या होता है कि यहाँ से जल आगे बढ़ा और एक बैरियल टाइप के, घुमाव टाइप के होते हैं। यहाँ से जल आगे बढ़ते हैं और ढलान टाइप से पार करते हैं, और जो भी अपशिष्ट होते हैं वह नीचे आ जाते हैं, जिससे बायोगैस बनाया जाता है। यानी मीथेन। और ये जो जल बचते हैं वो बाद में इसको वातित किया जाता है, यानी इसे शुद्ध किया जाता है। गरम कर दिया जाए या फिर किसी प्रकार का इसमें कोई केमिकल मिला दिया जाए जिससे यह बढ़िया से साफ़ हो जाए।
और इसे सप्लाई कर दिया जाता है घर के नल में, यानी भेज दिया जाता है। और इससे जैसे कोई दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे जल नहीं पहुँचता है, वहाँ पे जल को पहुँचाया जाता है। तो ये हो गए भौतिक। रासायनिक में हो गए, जैसे जल है, इसमें क्लोरीन मिला दे या फिटकिरी मिला दे या फिर लाल दवा मिला दे या फिर उसमें हम लोग ओजोन मिला दें। जैविक प्रक्रम में होता है, जैसे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें, जिसके कारण वहाँ पे जीवाणु उत्पन्न हो जाए। जैसे यहाँ भी होता है वातृत्व में, जैसे यहाँ से जल अपमथित होता है, उसके बाद यहाँ से बढ़ता है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसमें जल में मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसमें जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं। और ये जो जीवाणु हैं, इसमें जो तैलीय पदार्थ होते हैं, उन सभी को नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से होता है जो जैविक प्रक्रम है, उसमें जल में जीवाणु मिला दिए जाते हैं, और वो जीवाणु है जो जल में फैले गंदगी है उसको नष्ट करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो गंगा का पानी है वो कभी ख़राब नहीं होता है, यानी उसमें कीड़ा नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक करता है, और साथ ही जितने भी उसमें गंदगी है या फिर बैक्टीरिया है उसको मारता है, हानिकारक बैक्टीरिया को। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय का उद्गम है वह गोमुख यानी हिमालय की गंगोत्री से होता है। वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, उसके जो टहनी उसमें पड़ते हैं, जिसके कारण उसमें जड़ी मिल जाते हैं और वह कभी खराब नहीं होता है। उसके बाद है स्वच्छता और रोग। हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा है। अगर हम अशुद्ध जल लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे हो गए हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस आदि अन्य रोग हो जाते हैं, पोलियो भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए टाइफाइड ज़्यादा होता है, यह सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से या टाइफाइड होता है। तो यह जल जो है वह गंदा जल पीने से या टाइफाइड होता है। एक और है इसमें टॉपिक, कृमि संस्करण शौचालय। कृमि संस्करण शौचालय। ये क्या होता है कि जैसे कोई मल है, यानी मल है, तो उससे आप लोग पटना में जाइएगा तो देखिएगा कि उस मल को लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले जो टंकी है, उस टंकी में से उस मल को निकाल करके जो नगर पालिका ले जाते हैं, उसमें अगर केंचुआ मिला देते हैं तो वह जो मल है वह एक जैविक खाद के रूप में बदल जाता है। जैविक खाद के रूप में बदल जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं कृमि संस्करण शौचालय। साथ ही एक और पौधा होता है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। जिसे पर्यावरण का आतंक कहते हैं, जिसे पर्यावरण का आतंक कहते हैं। यह जो होता है पौधा, या जो पौधा होता है वो जल को सोख लेता है।
तो यह जो शौचालय है उसके आरी आरी इस पौधा को लगा देना चाहिए ताकि इस जल को सोख ले और जो इसके पत्ती है वह वाष्पीकरण द्वारा इस जल को वातावरण में भेज दे और उस जल का पुनः उपयोग हो जाए। यह रहा इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे आप लोग देख लीजिए। कुछ बात है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी दुर्गम क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ जल की समस्या आता है, तो जल को ले लीजिए जो अशुद्ध है और उसको गर्म कर दीजिए और गर्म कर करके उसको ठंडा कर दीजिए और जो ऊपर के अपशिष्ट जल होंगे उसको हटा दीजिए और बीच के जल को छान लीजिए और उसमें तुलसी के पत्ता है उसको पीस करके उसमें डाल दीजिए और उसको पीजिएगा तो वह किसी प्रकार का हानि नहीं करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं वह कोई भी बीमारी होता है तो उसके बाद एंटीबायोटिक का नाम लिख देते हैं कि जाइए यह एंटीबायोटिक खा लीजिए। वह एंटीबायोटिक जब हम लोग खाते हैं तो हमारे जो शरीर है उसमें 10 से 15% उसका पाचन होता है, बाकी वह जो एंटीबायोटिक है वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। और वह जो एंटीबायोटिक है वह मान लीजिए कि सभी लोग एक टंकी में पेशाब कर रहे हैं और वह पेशाब वहाँ पे जमा हो रहा है और उसमें कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई जीवाणु है, तो वह उस टंकी में रहते रहते उस एंटीबायोटिक से वह अनुकूलित हो जाएगा और वह जब अनुकूलित हो जाएगा तो उस टंकी के पानी को अगर निकाल कर कहीं बाहर फेंक दिया जाए, तो कुछ ही समय पहले पढ़े हैं कि अगर बाहर जल को फेंक दिया जाए तो वह जल रिस कर करके नीचे चला जाता है और भौम जल के रूप में जमा हो जाता है। वहीं भौम जल को अगर हम लोग पी लेते हैं तो वह जो एंटीबायोटिक से अनुकूलित जो जीवाणु है या फिर बैक्टीरिया है वह हमारे शरीर में चला जाता है और पुनः हम लोग उसी एंटीबायोटिक को लेते हैं तो उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा। तो कुछ दिन ऐसे होते होते वह बैक्टीरिया कितना भी हम लोग पावर का एंटीबायोटिक खा लें वह बैक्टीरिया नहीं मरेगा और वह रोग अधिक बढ़ जाएगा। इसी के लिए भारत सरकार को कुछ प्रावधान करने चाहिए कि जो एंटीबायोटिक है वह मुफ्त में ना बांटे या फिर कोई भी रोग हो तो हमेशा एंटीबायोटिक उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में बहुत बड़ा संकट हो सकता है। NCERT क्लास 7th 1 से लेकर के 18 चैप्टर, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम इसके 4 वीडियो और करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 18 चैप्टर संपूर्ण चैप्टरों का थ्योरी करेंगे। दूसरे में संपूर्ण चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तीसरे में संपूर्ण चैप्टरों का प्रैक्टिकल करेंगे और चौथे में संपूर्ण चैप्टरों का हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे। उससे पहले हम लोग भारतीय दर्शन और गीता को पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारे MJC 8 और 9th यानी सेमेस्टर 5 में हम लोग हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।